हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया है, इसको आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। बस प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखना। देखिए, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का ये जो सिद्धांत है, थोड़ा सा टफ है। जितने भी सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है। जैसे कि अगर हमने लास्ट टाइम हीगल को भी पढ़ा था, तो हीगल ने भी डायलैक्टिकल मेथड वगैरह दिया था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं। अगर हम इसको काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे तो आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। तो बस यही कहूँगा कि यार जो वीडियो है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें, सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा मेन अभी जो फोकस है वो ये है कि आपको पहले ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा देता हूँ, आखिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब क्या होता है। इसके बाद नोट्स को देखेंगे ताकि आप पूरा लिख कर भी आ सकें। तो पहले समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, पहले आप ध्यान से समझिए। जो पहला आपको शब्द दिखाई दे रहा है द्वंद्वात्मक, इसका मतलब है द्वंद्व करना। द्वंद्व मतलब होता है संघर्ष, है ना। द्वंद्व, जैसे आपने सुना होगा द्वंद्व युद्ध हो रहा है, द्वंद्व मतलब ही संघर्ष होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लगा है इसके पास। तो भौतिकवाद क्या मतलब? भौतिकवाद मतलब वस्तुएं होती हैं। सिंपल सी बात, भौतिकवाद मतलब वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर जो भौतिकवाद है मतलब आसपास जो हमारी वस्तुएं हैं, जो जलवायु है, जो पत्थर हैं, जो पानी है, जो नदियाँ हैं, जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये भौतिकवाद। ठीक है, यही है भौतिकवाद, मटेरियल है ये। जो वस्तुएं वगैरह हैं वो सब भौतिकवाद में शामिल हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी मैंने बस शाब्दिक अर्थ बताया, हल्का हल्का सा शब्द को बताया कि द्वंद्व का मतलब क्या है, भौतिकवाद का क्या मतलब है। अभी थोड़ा और गहराई में जाता हूँ मैं। देखो देखो दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति जो कि हेगल ने बनाई थी, हालांकि हेगल से पहले भी थी, लेकिन हेगल ने काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन करके एक द्वंद्वात्मक मेथड प्रस्तुत किया था। उसका प्रयोग करते हुए कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब बात को समझिए, एक एक करके सारी बातें हम समझते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब पहले हम बात कर लेते हैं हीगल के द्वारा ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति बताई गई थी, ये था क्या, ये सिद्धांत क्या था जो हीगल ने बताया। अब ध्यान से समझिए, द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में ये होता है कि पहले एक नया वाद आता है, नया विचार सामने आता है। अब इस विचार के अपोजिट में एक विचार सामने आता है, दोनों आपस में टकराते हैं और दोनों के टकराव से जो सही अंश होते हैं वो निकलकर सामने आते हैं, जिसको हम संवाद कहते हैं। यही है द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, डायलैक्टिकल मेथड क्या होता है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वाद मतलब एक विचार मेरे माइंड में सामने आया जिसको हम वाद कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे माइंड में एक अचानक से एक विचार आ गया कि मुझे टीचर बनना है। ठीक है, अब टीचर बनने का एक विचार सामने आया, तो ये हो गया नया विचार, मतलब एक वाद इसको हम कहेंगे। लेकिन अब इसके अपोजिट में एक विचार आएगा, जैसे कि अब मुझे टीचर बनना है, तो अब एक अपोजिट में विचार आएगा कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन उसमें से बस हज़ारों का ही सिलेक्शन होता है। जो 1000 लोग होते हैं, 1000 प्लस, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। मतलब कई हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिनको मतलब वो जिसको पोस्टिंग नहीं मिल पाती, या जिसकी जॉब नहीं लग पाती। अब अपोजिट में एक बिल्कुल विचार आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, अब दोनों विचार टकराएंगे, मुझे बनना भी है और साथ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दोनों विचार आपस में टकराए, फिर एक रिजल्ट सामने आया कि अगर मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छा टाइम टेबल बनाकर 10 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मतलब कुछ लोगों के मतलब जो पास हो रहे हैं, अगर मैंने उनका टाइम टेबल देख रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बातचीत कर सब कुछ समझ कर अगर मैं एक निर्णय पर आता हूँ कि मैं अगर 10 घंटे प्लस पढ़ूंगा इतने इतने दिनों तक, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं बन जाऊँ। तो अब ये जो विचार सामने आया, इसको हम संवाद कहेंगे। ये पहले के विचारों से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब इसके अपोजिट में भी विचार आएगा। इसके अपोजिट में भी विचार आएगा कि आपको 10 घंटे पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आपको कुछ और भी कार्य करने पड़ेंगे। आपको अलग से क्वेश्चन पेपर रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको हो सकता है कुछ कोचिंग्स भी लेनी पड़ें। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं अपोजिट में। तो हर बार क्या होता है, एक विचार आता है सामने और उसके अपोजिट में एक विचार आता है, दोनों आपस में टकराते हैं और फिर संवाद आता है। फिर ये संवाद जो होता है, ये भी एक नया विचार होता है अपने आप में। इसके अपोजिट में भी एक विचार आएगा, दोनों आपस में टकराएंगे, फिर एक संवाद आएगा सामने। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एक सही रिजल्ट सामने ना आ जाए। ये हमेशा चलता रहता है और यही इतिहास की प्रक्रिया रही है। तो ये था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सॉरी द्वंद्वात्मक सिद्धांत था ये। ठीक है, जो डायलैक्टिकल मेथड है, बस हमने इसको समझा। तो यहाँ तक आपको डायलैक्टिकल मेथड समझ में आ गया। ठीक है,
तो यहाँ ये जो द्वंद्वात्मक शब्द था ये आपको समझ में आ गया, लेकिन ये भौतिकवाद क्या है इसको अभी हमें समझना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब यही है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें आपस आपस में टकराव होने के कारण या उनमें आपस में गतिविधियां होने के कारण ही विकास होता चला जाता है। मतलब ये कहता है कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनमें आपस में गतिविधियां होती हैं, उनमें अंतर विरोध पाया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत यही मान्यता है मार्क्स की कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें आपस में अंतर विरोध होता है, अंतर गतिविधियाँ होती हैं, जिसके कारण विकास होता चला जाता है। अब ये कन्फ्यूजिंग है। अब ये कन्फ्यूज़न हमारी दूर होगी जब हम नोट्स के अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। जैसे कि अभी मैंने डायलैक्टिकल मेथड बताया आपको, वो आपके लिए अभी आगे काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। अब आपको क्योंकि समझ में आ गया। और अभी मैंने हल्का सा भौतिकवाद का मतलब भी आपको समझा दिया, हल्का हल्का बताया, भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ भी बता दिया। तो सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। अभी तक जितनी बातें हुई वो फालतू नहीं थी, वो आपके लिए ऐड ही हैं। अब हम यहाँ से अभी समझ लो, अब हम शुरू से बात कर रहे हैं। अब हम नोट्स के अकॉर्डिंग शुरू से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें अब काफ़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर एक सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे लिखा है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो एक दार्शनिक आधार है। दार्शनिक रूप में मार्क्सवाद का विचार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करता है कि समाज में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है या आता है। अब यहाँ पर बात को समझिए। देखो, दर्शन शास्त्र में क्या होता है? दर्शन शास्त्र में ये प्रश्न होता है, जो फिलॉसफी होती है उसमें एक सबसे पहला एक जो प्रमुख प्रश्न आता है सामने कि सृष्टि का सार तत्व क्या है। जब भी हम फिलॉसफी की बात करेंगे, नॉर्मली जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बात करेंगे, तो एक फिलॉसफी में सृष्टि का सार तत्व क्या है, यानी कि सृष्टि वो कौन सी चीज़ है जिससे सृष्टि का यानी कि दुनिया का विकास हो रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया में मेन है। तो जब ये वाला जो प्रश्न आता है तो इसी का आंसर करते हुए दो विचार सामने आते हैं। एक विचार आता है चेतनवाद का और एक विचार आता है भौतिकवाद का। अब ध्यान से समझिए। चेतनवाद जिसे हीगल ने प्रस्तुत किया था और भौतिकवाद जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया है। तो चेतनवाद क्या होता है? आदर्शवादी विचारों में हीगल द्वारा वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की दुनिया मन, आत्मा या विचार का निर्माण कर आधारित होती है। इसलिए हीगल ने विचार पदार्थ से अधिक महत्वपूर्ण था। आदर्शवादियों ने न केवल अभौतिक आध्यात्मिक दुनिया पर जोर दिया, बल्कि भौतिकवाद या जड़ भौतिक यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। देखो, चेतनवाद, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात को समझो। दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है कि देखो सृष्टि का सार तत्व क्या है। अब इसका आंसर करते हुए जो हीगल हैं, हीगल वो कहते हैं कि जो सृष्टि का सार तत्व है वो चेतनवाद है। चेतनवाद कैसे? चेतनवाद का मतलब है यहाँ पर मन, आत्मा, ये पदार्थ से मतलब जो मटेरियल है उससे ऊपर है ये विचार। जो हीगल हैं वो कहते हैं कि जो दुनिया है उसका जो विकास है, उसकी जो ग्रोथ है वो द्वंद्वात्मक चेतनवाद से हुई है। चेतनवाद का मतलब है कि जो मन है, विचार है, इसी से दुनिया का विकास हुआ है। जैसे कि मान लो मैं एक व्यक्ति हूँ, अब मेरे माइंड में एक विचार आया कि यार ये पेड़ है ना, इस पेड़ की लकड़ियों से मैं चेयर बना सकता हूँ, तो मैंने चेयर बनाई। अब उसी लकड़ी से हम सोफ़े भी बनाते हैं, और अब उसी लकड़ी से हम दरवाजे बना रहे हैं, उसी लकड़ी से हम खिड़कियाँ बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये विचारों से हुआ। तो हीगल कहते हैं कि जो दुनिया है उसका जो सार तत्व है वो चेतनवाद है, और इसी से दुनिया का विकास होता चला जाता है, दुनिया की ग्रोथ होती चली जाती है। ठीक है, मनुष्य के मन में एक विचार आया सामने और उसके अपोजिट में एक विचार आता है। ये जो विचार है उसी से मतलब दुनिया का ग्रोथ होता है, लेकिन हाँ, ये जो विचार है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना, तो हीगल कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के अकॉर्डिंग चेतनवाद काम करता है और दुनिया का विकास होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति यही थी कि आपके माइंड में एक विचार आया, उसके अपोजिट में एक विचार आया, और फिर जो अच्छा विचार आया वो आपने अपनाया और कुछ किया आपने। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो द्वंद्वात्मक चेतनवाद की बात किसने की थी? हीगल ने की थी। अब इसके अपोजिट में एक और विचार है। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया कि सृष्टि का सार तत्व क्या है,
तो जब हम इसका आंसर करते हैं तो एक विचार आता है चेतनवाद का कि सृष्टि का सार तत्व चेतनवाद है, मन है, और विचार मन है या विचार कह लो आप इसको, जिससे कि दुनिया का विकास होता है। ये आदर्शवादियों ने माना है ऐसा ही। अब इसी के अपोजिट में एक और विचार आता है सामने कि सृष्टि का सार तत्व क्या है, वो है भौतिकवाद या जड़वाद। भौतिकवाद या जड़वाद मतलब होता है वस्तुएं। देखो, भौतिकवाद या जड़वाद के अनुसार सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ है, मैटर है, मतलब कोई पदार्थ, वस्तुएं हैं। सामाजिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो कोई भी अवस्था जड़ तत्व की किसी विशेष अवस्था को व्यक्त करती है। इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण की घटनाएं ही विचारों का सही स्रोत है। देखो, सिंपल सी बात है, हीगल ने कहा कि जो विचार हैं उनसे दुनिया का विकास हो रहा है, जो विचार हैं उनसे दुनिया का विकास होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा ये विचार आते कहाँ से हैं, ये जो विचार हैं वो आते कहाँ से हैं? तो कार्ल मार्क्स ने कहा ये विचार आते हैं हमारे जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसी से। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हीगल और कार्ल मार्क्स को हम साथ लेकर चल रहे हैं ताकि बात को समझ सकें। हीगल कहते हैं कि जो सृष्टि का सार तत्व है, या जो हीगल के ही जो समर्थक हैं आदर्शवादी, वो कहते हैं कि सृष्टि का जो सार तत्व है वो चेतनवाद है, मन है, विचार है। आपकी माइंड में विचार आया, फिर उसी विचार से आपने ग्रोथ की, आपने और अच्छी चीज़ बनाई। आपने पहले गाड़ियाँ बनाई, फिर रेल बनाई, फिर एरोप्लेन वगैरह बनाए। तो मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन में देख रहे हैं कितना विचारों से कितनी तरक्की हो रही है। इसी तरह हर क्षेत्र में होता है और दुनिया का विकास होता है, ऐसा चेतनवाद कहते हैं, चेतनवादी ऐसा कहते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी हैं, स्पेशली जो कार्ल मार्क्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो विचार है, ये जो आइडिया है, वो आता कहाँ से? कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो विचार है वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से, भौतिक पर्यावरण से ही आता है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे गर्मी लगेगी तभी तो मैं पंखे का निर्माण करूंगा। अगर मुझे गर्मी ही नहीं लगेगी तो मैं पंखे का आविष्कार करने का प्रयास क्यों करूंगा? मतलब मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं राजस्थान में रहने वाला हूं, तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे ठंडा रख सके। और वो ठंडी चीज़ कुछ भी हो सकती है, एसी, कूलर, फ्रिज, जो भी है वो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो विचार हैं उससे पहले भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण के कारण ही विचार आते हैं। तो विचार पहले नहीं आया, पहले भौतिक पर्यावरण हमारे सामने है, भौतिक पर्यावरण का स्थान पहला है, उसके बाद हैं विचार। तो इसलिए इन्होंने कहा जो भौतिक चीज़ें हैं इन्हीं से दुनिया का विकास होता चला जाता है। यहाँ पर यही बातें लिखी हैं कि जो हमारी जो स्किन वगैरह है, जो सेंस ऑर्गन है, जो अनुभव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कोई डिसीजन लेते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोग, अगर हम दोस्तों, तो द्वंद्वात्मक पद्धति आपको पता ही चल गई क्या है द्वंद्वात्मक पद्धति। तो यहाँ तक आपको ठीक ही है, यहाँ पे कुछ समझाने के लायक कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई। अभी हमने बस ये समझा कि जब हम दर्शन फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी में एक प्रश्न आता है कि सार तत्व क्या है। दो विचार हैं, एक है चेतनवाद और एक है भौतिक जड़वाद। दोनों आपको समझ में आ गए। अब यही विचार हम द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ जोड़ देते हैं। देखो, भौतिकवाद अभी मैंने आपको भौतिकवाद पढ़ा दिया, जड़वाद क्या है पढ़ा दिया। ये क्या है? ये जो विचार है ये भौतिकवाद ही तो है, ये जड़वाद ही तो है, ठीक है। और हमें पढ़ना क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो भौतिकवाद को हम जोड़ देते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ। द्वंद्वात्मक एक मेथड, एक तरीका है, उसके साथ जब हम जोड़ देते हैं तभी बनता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? देखो, वाद विवाद है, ये एक वाद विवाद की कला है। आपने सुकरात के बारे में पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था। सुकरात क्या करता था? हर चीज आप सुकरात से कुछ भी कहो, सुकरात आपकी बात को मतलब ऐसे घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न कर लेता था कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने जो आंसर दिया उसमें कुछ खामियां हैं। मतलब वाद विवाद करना, आपने किसी चीज़ के पक्ष में कुछ बोला तो विपक्ष में आप जवाब मिलेगा आपको कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। तो यही है द्वंद्वात्मक पद्धति। तो मैंने आपको समझा दिया द्वंद्वात्मक पद्धति होती क्या है, हेगल की पद्धति भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसी में यहाँ तक हमने शाब्दिक रूप में द्वंद्वात्मक को समझ लिया, भौतिकवाद को समझ लिया। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को साथ साथ लेकर चलते हैं कि कार्ल मार्क्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जड़ तत्व को ऐसी स्थिर वस्तु के रूप में नहीं देखता जिसमें कोई परिवर्तन लाने के लिए बाहर से शक्ति लगानी पड़ती हो। इस संकल्पना के अनुसार जड़ तत्व की प्रकृति में ऐसे तनाव और अंतर्विरोध कॉन्ट्रडिक्शंस निहित हैं जो परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के स्रोत हैं।
अब ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, आपको कन्फ्यूज़ करेगी। अभी मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद के साथ मिलाकर यह मान्यता रखी कि स्वयं भौतिक तत्व या जड़ तत्व के भीतर विकास की क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि जड़ तत्व द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार नए नए रूपों में ढलता चला जाता है। भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं जड़ तत्व के बदलते रूप को व्यक्त करती हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए। यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो भौतिक तत्व हैं, जो जड़ तत्व हैं, जड़ तत्व मतलब जो अपनी जगह से हिलते नहीं है यार, कोई भी वस्तु हो सकती है, पेड़ पौधे कुछ भी, ठीक है, जड़ तत्व है। तो जो जड़ तत्व है उसके अपने अंदर कई सारे अंतर्विरोध होते हैं, तनाव होते हैं, तनाव मतलब उसके अंदर कुछ गतिविधियाँ होती हैं, और उन्हीं के कारण उसमें फिर बदलाव वगैरह के कारण परिवर्तन आता रहता है समाज में, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। ये बहुत अजीब लगेगा आपको, लेकिन फिर भी ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो जड़ पदार्थ हैं इनमें परिवर्तन होता रहता है, इनके अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं उसके द्वारा, और ये द्वंद्वात्मक रूप में होता है, ठीक है। जैसे टकराव होते हैं, वाद प्रतिवाद दोनों में टकराव हुआ और फिर ये संवाद बन गया, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे बात को समझिए। हेगल के द्वंद्वात्मक चेतनवाद का खंडन करते हुए मार्क्स ने यह तर्क दिया कि जड़ तत्व की उत्पत्ति चेतन तत्व से नहीं होती, बल्कि चेतना स्वयं जड़ तत्व के विकास की एक अवस्था है। मार्क्स ने लिखा है कि मनुष्यों का सामाजिक अस्तित्व चेतना पर आश्रित नहीं है, बल्कि उनकी चेतना स्वयं उनके सामाजिक अस्तित्व पर आश्रित होती है। मतलब यहाँ पर जो हेगल ने पहले चेतनवाद का, द्वंद्वात्मक चेतनवाद का जो सिद्धांत दिया था हेगल ने, तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो द्वंद्वात्मक चेतनवाद है उसके अकॉर्डिंग हेगल ने कहा कि चेतनवाद यानी कि विचार के कारण ही सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका खंडन करते हुए ये कहा कार्ल मार्क्स ने कि जो भौतिक परिस्थितियाँ, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे माइंड में विचार आता है। जैसी सामाजिक स्थितियाँ होंगी वैसा ही विचार हमारे सामने आएगा। तो सामाजिक स्थितियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हेगल और मार्क्स दोनों यह स्वीकार करते हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि हेगल और मार्क्स दोनों यह स्वीकार करते हैं कि जब तक सामाजिक विकास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रत्येक सामाजिक अवस्था अस्थिर होती है। अस्थिर का मतलब यह है कि जैसे कि इन्होंने कहा ना द्वंद्वात्मक, मतलब ये कि जैसे कि एक नया विचार आता है, कुछ भी हो नया विचार, अगर हम हेगल की बात करते हैं तो विचार होता है, कार्ल मार्क्स की बात करें तो कोई भौतिक अवस्था है, ठीक है, ये नया है। और एक फिर इसके अपोजिट में एक प्रतिवाद आता है, ठीक है, अपोजिट में, दोनों में संघर्ष होता है, फिर आगे एक और परिवर्तन होता है और ये संवाद बनता है। तो ये जो संघर्ष है विचारों में या भौतिक चीज़ों में, ये चलता रहता है। और जब एंड आते आते ये मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई एक स्थिर चीज़ ना आ जाए, जब तक एक सही चीज़ ना आ जाए, जब तक वो प्रक्रिया एक अच्छी चीज़ को, जो सबसे सर्वोच्च हो, जो सर्वगुण संपन्न चीज़ हो, सर्वगुण संपन्न विचार हो सकता है या एक विकास की अवस्था हो सकती है, जब तक वो चीज़ हासिल ना हो जाए तब तक द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो चलती रहती है। हेगल के विचार से यह इसलिए अस्थिर होती है क्योंकि यह चेतन तत्व की प्रेरणा की अधूरी अभिव्यक्ति है। मार्क्स के विचार से वह इसलिए अस्थिर होती है क्योंकि जड़त्व विकास के कारण उत्पादन की शक्तियाँ नए नए रूप धारण करते चलती रहती है। अब देखो, ये कार्ल मार्क्स, जो हेगल कहता है कि क्योंकि विचारों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए विचारों में आपस में संघर्ष होता चला जाता है, और जब तक एक सही विचार ना आ जाए तब तक द्वंद्वात्मक पद्धति चलती रहती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं क्योंकि जो उत्पादन के साधन है, अब उत्पादन के साधन एक भौतिक चीज़ है, ठीक है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वगैरह हैं, जो शक्तियाँ उत्पादन की, वो एक भौतिक चीज़ें हैं, तो इसमें भी नए नए रूप आते रहते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अतः जब तक तर्क संगत उत्पादन प्रणाली, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि तो जब तक तर्क संगत उत्पादन प्रणाली, एक सही उत्पादन प्रणाली, एक सही मोड ऑफ प्रोडक्शन अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। अतः इतिहास की प्रेरक अवस्था में अपने विनाश के बीच निहित है। मतलब यह है, सिंपल सा समझो कि कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति तब तक चलती रहती है, तब तक परिवर्तन होते रहते हैं जब तक एक तर्क संगत उत्पादन प्रणाली स्थापित ना हो जाए। जो भी कन्फ्यूज़न है अभी आगे भी सॉल्व होंगी, तो बस अभी वीडियो में बने रहें। इन मान्यताओं का
तार्किक आधार बहुत कमज़ोर है। स्वयं कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया है कि उत्पादन के साधनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का विकास प्रौद्योगिकी और मानकीय निपुणताओं के विकास पर आश्रित है। ये दोनों तत्व विज्ञान के विकास पर निर्भर हैं और ज्ञान चेतन तत्व या जड़ तत्व का विकसित रूप मानना युक्तिसंगत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बात को समझिए। अब मार्क्स ने जो भी बातें कही ना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत, वो इतना ज़्यादा तार्किक नहीं है। उनका तार्किक आधार कमज़ोर है मार्क्स का। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बात करते हैं उत्पादन के साधनों की, लेकिन उत्पादन के साधनों का विकास कैसे होता है? एक नई मशीन आप कैसे बना सकते हो? जब आपके माइंड में वो विचार आए, जब आपके माइंड में कुछ ऐसी टेक्निक बसी हो जिससे कि आप उसमें और ज़्यादा अच्छा कर सको। तो जो मशीनें बनती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? जो टेक्नोलॉजी है, जो ह्यूमन स्किल है, इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड होता है किसी भी उत्पादन के साधन को मतलब बढ़ाना, मशीनों का ईजाद करना। तो वो टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन स्किल्स पर डिपेंड है। और ये ह्यूमन स्किल वगैरह कहाँ से आती है? विचार से, चेतन से, बुद्धि से आती है ना? तो ये चेतन तत्व काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि तार्किक आधार थोड़ा कमज़ोर है मार्क्स का। तो इस तरह सामाजिक विकास के संदर्भ में मार्क्स के भौतिकवाद का विवेच्य विषय जड़ तत्व नहीं बल्कि मनुष्य के सामाजिक जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ हैं और भौतिक परिस्थितियों में कैसे कैसे तनाव या अंतर्विरोध पैदा हो जाते हैं। परस्पर विरोधी स्थितियों के टकराव से कि समाज किस तरह समाज की दिशा में आगे बढ़ता है, मतलब विकास की दिशा में आगे बढ़ता है, और इसका उपयुक्त विवरण मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत मिलता है। यहाँ बात को समझिए, क्योंकि हम देखते हैं जो भौतिक चीज़ें हैं उनमें आपस में कैसे कोई विकास हो सकता है, तो ये थोड़ा कमज़ोर है तार्किक आधार। अगर हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पूरा जब हम पढ़ लेते हैं ना, कि ऐतिहासिक नहीं, कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स ने क्या विचार रखा है, तो यहाँ पर जो भौतिकवाद है इसमें कार्ल मार्क्स मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थितियों को ही रखते हैं। जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, जो आज जहाँ पर आप बैठे हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो माहौल है, इसी को यहाँ पर इन्होंने भौतिकवाद के रूप में प्रयोग किया है मेनली रूप से। ऐसा नहीं कि हर पत्थर को उठा लो आप कहो कि ये भौतिकवाद है कार्ल मार्क्स का, शाब्दिक रूप में तो है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं। जैसे कि एक बार सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सामंतवादी व्यवस्था थी जहाँ पर किसान भी थे और जहाँ पर सामंत भी थे और आगे चलकर पूंजीपति आ गए और कामगार वर्ग आ गया। तो मतलब ये सामाजिक परिस्थितियों का ही परिणाम था जो बदलती गई और वर्ग भी बदलते गए। तो ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र या यूँ कहो ये मार्क्सवाद का ये दार्शनिक आधार है। दार्शनिक आधार में क्या होता है कि दार्शनिक सोचता है, विचारता है और अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ उदाहरण वो लेता है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देता है अपने विचार से। तो दार्शनिक आधार में हम वैज्ञानिक आधार नहीं देखते। दार्शनिक आधार में आप उदाहरण देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केमिस्ट्री या मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आपने दो केमिकल को मिला दिए जैसा साइंस में होता है तो पक्का है कि यही वाला केमिकल बनेगा, जैसे कि 1+1 2 होता है, कन्फर्म है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम दार्शनिक आधार में बिल्कुल ठोस प्रमाणित कर सकें। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है इतिहास का, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को साबित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये दार्शनिक चीज़ें हैं, इसमें कई सारी चीज़ें विचारों से मिलाई जाती हैं, सोच एक दार्शनिक अपनी डालता है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने जो भी बातें कही थी उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। दर्शन शास्त्र को के अंतर्गत ये सारी बातें थी, हमने इसको पढ़ लिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है पढ़ लिया। थोड़ा टफ है ये, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप ये एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसको 2 बार देख लो इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो। स्किप मतलब अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटा के आप जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करो। आई होप सारी बातें वैसे आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यही कहूँगा वीडियो को एक बार और देख लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।